हेलो गाइस, मैं हूं राजीव और मैं आप लोग को आज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिविल और मैकेनिकल दोनों को काम आएगा। तो आइए देखते हैं। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये माइल्ड स्टील का है और माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज कम मात्रा में होता है, मतलब कि कार्बन का परसेंटेज जो है इसमें कार्बन का परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 0.2% होता है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में पहले जान लें। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है टेंसाइल मतलब माइल्ड स्टील का। उस पर टेंशन जब टेस्ट किया गया है तो उस पर जो उसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो वेरिएशन आया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड टेस्ट है तो स्पेसिमेन भी इसका कुछ फिक्स होना चाहिए। तो वो जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का डायमेंशन पहले हम लोग देख लेते हैं। ये इस शेप में अपना स्पेसिमेन होता है। और स्पेसिमेन का जो साइज है वो आपका होता है ये जो लेंथ होता है इसका लेंथ बोलते हैं गेज लेंथ, जिसको L0 से डिनोट करते हैं। और गेज लेंथ का वैल्यू होता है 2 इंच। ठीक है, और इसी का जो डायमीटर है ये डायमीटर होता है, इसको डाया को बोलते हैं गेज डायमीटर। और गेज डायमीटर का जो वैल्यू है वो होता है 0.5 इंच। ठीक है, तो अब देखिए, और इस पे हम लोग दोनों साइड से टेंसाइल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं और वो भी ग्रेजुअल वे में, सडन लोड नहीं देना है, ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद फिर जैसे ये मटेरियल है अपना, इस पर हम लोग दोनों साइड से इस पर टेंशन फोर्स दे रहे हैं। फिर इसमें जो जैसे जैसे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे इसमें स्ट्रेन आ रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रखते हैं और फिर एक्स एक्सिस पे हमारा जाता है स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम लोग परसेंटेज में रखते हैं। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे अपना स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम लोग रखते हैं मेगा पास्कल में, जिसको न्यूटन पर mm² भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम इस पर जो हम लोग टेस्ट करते हैं, ये जो अभी स्पेसिमेन था इस पर हम लोग जैसे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो ये एक मशीन होता है UTM, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो हम लोग इसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इस स्पेसिमेन को रखते हैं और उसके बाद फिर दोनों साइड से उसको पुल करते हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोड तक, मतलब कुछ लोड लगाने तक ये जो अपना स्पेसिमेन जाता है एकदम परफेक्टली स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जहाँ तक जाता है इसको हम A पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। और पॉइंट A को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ A पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, अब देखिए A पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोले तो A पॉइंट से हमको क्या मिलता है कि यहाँ पे ये जो है जैसे मतलब स्ट्रेस में जैसे बढ़ रहा है तो उसी टाइप से आपका स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा कंटिन्यू। तो यहाँ तक है कि यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और ये एक जो लॉ है ये कौन दिए थे, ये हुक्स लॉ दिए थे। हुक्स का जो लॉ है यही बोलता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड। और हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ओनली। आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूछता है कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही सिर्फ वैलिड है। ये आगे जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद जैसे अभी इलास्टिक लिमिट आएगा, तो इलास्टिक लिमिट चाहे और भी जो यील्ड पॉइंट है या और भी जो आगे कोई भी पॉइंट आता है, तो वो सब पॉइंट तक ये हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो अब देखते हैं
यहाँ के बाद हम जैसे और इस पे ये स्पेसिमेन था, स्पेसिमेन पे हम और लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से और जो जाएगा तो ये थोड़ा सा और आगे गया, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी से, ठीक है। तो ये बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है कि जैसे कोई भी ये जो अपना स्पेसिमेन था इस पर हम जो फोर्स लगाएं तो इसमें कुछ अपना इलोंगेशन हुआ, इसमें कुछ स्ट्रेन आया होगा, ठीक है। तो जब तक हम इसमें लोड लगाए हैं तब तक इस पर स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेन आपको शो होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर से लोड अगर इस पर से हम रिमूव कर देते हैं, लोड हम हटा देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो बॉडी था अपना, ये जो स्पेसिमेन था, ये फिर बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। मतलब पहले जैसा था बिल्कुल उसी शेप में आ जाता है। तो ये कहाँ तक होता है? बी पॉइंट तक, बी के जस्ट नीचे तक। अगर हम यहाँ तक इस पॉइंट तक अगर हम लोड लगाते हैं तो इस पॉइंट के नीचे में हम अगर लोड लगाएं, उसके बाद फिर लोड को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये वापस अपना स्ट्रेन यहाँ पे 0 हो जाता है। मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं दिखेगा, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम बी के बाद जाते हैं तो बी के बाद और आगे अब हम और लोड लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमको एक यील्ड पॉइंट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यील्ड पॉइंट है इसको हम फिलहाल C' से डिनोट कर रहे हैं। और एक और यील्ड पॉइंट दिखता है हमको थोड़ा सा इससे जस्ट थोड़ा नीचे में C पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि यील्ड पॉइंट जो है दो यील्ड पॉइंट आ गया माइल्ड स्टील में। जबकि हम अगर हाई कार्बन स्टील का देखें, जो जैसे HY बार ये सब का स्ट्रेस स्ट्रेन, तो उसमें आपको सिंगल यील्ड पॉइंट मिलता है, दो यील्ड पॉइंट उसमें नहीं मिलता। लेकिन माइल्ड स्टील में दो यील्ड पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये पहले जानते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि जैसे आयरन का हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आयरन होता, फिर इधर आयरन होता, फिर इधर आयरन होता, फिर इधर नीचे भी आयरन है, और इन सबों के बीच में आपको कार्बन रहता है। लेकिन हमको ये पता है कि ये जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, लेस देन 0.2%। तो यहाँ पर जो है कि कार्बन मान लीजिए इस जगह पे है, फिर इस जगह पे है कार्बन, मान लीजिए इधर इधर कार्बन नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस पर जब हम लोड लगाते हैं तो ये कार्बन के पास जगह होता है, यहाँ पे इसको कार्बन को फ्री स्पेस दिखता है, ये कार्बन को भी इधर फ्री स्पेस दिखता है। तो ये क्या करता है कि ये कार्बन जो है अपना ये जगह चेंज करके दूसरे जगह स्लिप कर जाता है। मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन दूसरे जगह चला जाएगा, ये कार्बन दूसरे जगह चला जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ये आयरन और ये कार्बन में जो अपना बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि ये आयरन ये कार्बन ब्रेक कर जाएगा, ये आयरन ये कार्बन ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड। तो फिर क्या होगा कि जब कार्बन स्लिप किया तो कार्बन को स्लिप करने के कारण ही हमको यहाँ पे दो यील्ड पॉइंट मिलता है। लेकिन हाई कार्बन स्टील में क्या होता है कि इधर भी अपना कार्बन होता है ऑलरेडी प्रेजेंट, यहाँ भी अपना ऑलरेडी कार्बन होता है। तो इस कार्बन के पास जगह ही नहीं होता है कि ये यहाँ से स्लिप करके कहीं और जाए। तो जब कार्बन स्लिप नहीं कर पाता है तो उसमें एक ही पॉइंट हमें मिलता है यील्ड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे तो लो कार्बन स्टील है, तो लो कार्बन में आपको दो जगह मिल जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग को लो कार्बन स्टील यानी माइल्ड स्टील में दो यील्ड पॉइंट मिलते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये सारा ये कार्बन जब टूट गया, जैसे ये कार्बन का बॉन्ड टूटा यहाँ से, फिर ये कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया, सब जैसे बॉन्ड टूटते जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पे आयरन और आयरन के बीच में ही सिर्फ बॉन्ड हो जाता है। तो जब आयरन आयरन के बीच में बॉन्ड हो जाता है तो वो बॉन्ड कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ के बाद हम लोग अगर लोड नहीं भी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस अपना नहीं बढ़ रहा है, फिर भी हम लोग को कुछ पॉइंट तक स्ट्रेन दिखेगा, ठीक है। तो इस रीजन को बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू। ये जो पॉइंट आता है CD को बोलते हैं हम लोग यील्ड प्लेट्यू, ठीक है। इसको YP हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे अपना स्ट्रेन कुछ होता है 0.12%, ठीक है। और फिर ये जो डी पॉइंट तक आते हैं, तो डी पॉइंट में अपना होता है स्ट्रेन अप्रोक्स 1.4%, ठीक है। और ये देखिए, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट आपका इलास्टिक जोन में आता है। सी पॉइंट को हम लोग इलास्टिक जोन में ही लेके चलते हैं। जैसे ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट अपना आता है इलास्टिक जोन में, लेकिन डी पॉइंट जो है, डी आपका चला जाता है प्लास्टिक में। और ये जो पॉइंट है ए बी और सी पॉइंट जो है, ए बी और सी आपको इस फिगर में हमने दिखाया है कि ये इतना इतना गैप पे है, लेकिन एक्चुअल में आप देखिएगा तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तीनों एक ही पास में होता है। आपको ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन रियल में अगर देखिए तो उसमें होता क्या है कि सिग्मा सी ज़्यादा होता है, उससे कम होता है सिग्मा बी, और उससे कम होता है सिग्मा ए। मतलब रियल में ऐसा होता है, लेकिन अगर आप देखिए, अगर जैसे एग्जाम में जब भी आया है क्वेश्चन, तो उसमें ये सब जो है लगभग आपको बराबर ही दिखेगा, मतलब ये सब बराबर ही दिखेगा, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर से एक और चीज़ हम ये जान सकते हैं कि इलास्टिक जोन का जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो प्लास्टिक जोन से उसको अगर कंपेयर करना है तो क्या करेंगे कि इलास्टिक जोन का जो है ये 0.12% है, और प्लास्टिक जोन में आता है 0.14% है। मतलब इसका लगभग 10 to 12 टाइम्स होता है ये, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद, तो पॉइंट डी के हम लोग डी पॉइंट तक पहुंचे हैं। फिर डी पॉइंट के बाद फिर से हम लोग इस पर लोड अप्लाई करते हैं। अब तो यहाँ पर डी पॉइंट तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि अभी हमने जो देखा था, आयरन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना था, वो सब का सब लगभग मतलब बहुत सारा बॉन्ड यहाँ पे टूट गया था। तो होता क्या है कि जब अपना आयरन जो था, ये आयरन अगर इसमें बॉन्ड अगर नहीं टूटा है, जब तक इसमें बॉन्ड प्रॉपर बना हुआ है, तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो एक प्रॉपर वे में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका बॉन्ड टूट जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे अपना इसका बॉन्ड जो है टूट गया है, तो क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल आपका इस डायरेक्शन में होता है, कुछ मॉलिक्यूल इसका इधर से होने लगता है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे है। मतलब सब मॉलिक्यूल अपना अपना जिधर से उसको जिधर जगह मिला वैसे उधर अपना चला जाता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल इधर से ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, फिर कुछ ऐसे है। मान लीजिए सब अपना अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं सब लोग, फिर क्या होता है कि लास्ट घंटी जब लगता है, छुट्टी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ बैठा है सोचता है भाई हम जल्दी जल्दी हमको घर जाना है, तो अगर लास्ट में भी वो बैठा है तो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में जहाँ तहाँ से चेयर है या बेंच है, जो भी चीज़ है, तो उसको जैसे तैसे इधर उधर कर देता है। तो फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कंजस्टेड हो जाता है। फिर ना तो किसी को आगे वाले को जाने का जगह मिलता है, ना पीछे वाले को जाने का जगह मिलता है। तो और उस समय क्या होता है कि और ज़्यादा टाइम भी अपने को लगता है जाने में। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसी तरह का यहाँ भी कुछ केस आता है, मतलब इधर वाले मॉलिक्यूल को भी जगह नहीं मिल रहा है जाने के लिए, इधर वाले मॉलिक्यूल को भी जगह नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई यहाँ पे स्लिप नहीं हो पाता है सही से। तो यहाँ पे जब स्लिप नहीं होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो इसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। तो स्ट्रेंथ जो बढ़ता है तो यहाँ से इसका कुछ स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो बढ़ता है, इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं ई। ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। ये क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है। और अल्टीमेट पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो हमें पता चला कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा, तो स्ट्रेंथ जो बढ़ा तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या रीजन, जो भी बोलिए, ठीक है। तो ये जो होता है, ये कहाँ पे होता है, ये लगभग आपका होता है 10 to 12% पे। यहाँ तक ये जो अल्टीमेट पॉइंट जो आता है, उस समय तक आपका स्ट्रेन जो है बॉडी में 10 से 12% हो चुका होता है। अब क्या होता है कि यहाँ तक ये जो स्ट्रेन जैसे ये इलोंगेट होते जा रहा है, स्ट्रेन इसमें अच्छा खासा बढ़ गया है। फिर क्या होता है कि इसके बाद
इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बॉडी जो था, ये तो है कि ये ऐसे पहले था, तो इसमें जो भी लोड लग रहा था दोनों साइड से, टेंसाइल फोर्स जो लग रहा था, तो दोनों को इतना एरिया ये आपका रसिस्ट कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि इस पर जैसे लोड लगते गया तो ये धीरे धीरे है कि ये आपका एरिया पतला होते जाएगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस करते 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 एक टाइम आता है कि आपको इस शेप का स्ट्रक्चर कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस शेप में आपका कुछ यहाँ पे गर्दन की जैसा, मतलब नेकिंग जोन जैसा मिल जाता है, नेक के शेप का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आते आते ही इसमें जो है मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे एक जो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल, जो कि हम लोग देखेंगे अभी बाद में, फिर उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मतलब आगे। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है पी एल अपॉन में ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया था, यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरिया था, यहाँ पर एरिया ज़्यादा था तो इसको था जो, और फिर ये एरिया आपका यहाँ पे आकर के कम हो गया। तो ये जब एरिया आपका यहाँ बाद में कम हो जाता है तो आपको पता है कि ये जो डेल्टा एल है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब एरिया कम हो रहा है तो डेल्टा एल क्या करेगा, डेल्टा एल आपका बढ़ जाएगा, यानी कि स्ट्रेन आपका बढ़ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, चेंज इन लेंथ। तो इसी वजह से है कि यहाँ पर स्ट्रेन आपका फिर बढ़ जाता है और फाइनली इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, जिसको हम लोग एफ से डिनोट कर देते हैं। और ये क्या बताता है, ये आपका बताता है फ्रैक्चर जोन। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप्रॉक्स 25 से 30%, 25 to 30% तक स्ट्रेन आपका चला जाता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है इसका नेकिंग जोन आ जाता है, और फिर यहाँ के बाद फिर ये मटेरियल जो है फेल कर जाता है, ये आपको लोड को रसिस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत कम हो गया है, जिस वजह से इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब इस पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगने लग रहा है। तो ये फिर है कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा लगने लगेगा तो ये फिर असिस्ट तो कर पाएगा नहीं। तो इस वजह से है कि इस पॉइंट पर आकर के आपका ये टूट जाता है। ठीक है, तो यही है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब इसमें आप लोग को जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।